6 महीने तक पूरा सिलेबस पूरा थे, उसको लगाओ, उसमें जो गलती हो उसको नोट्स में लिखो तुम। सर फिर टेस्ट में सर अच्छा नंबर आने शुरू हो गए, मतलब रैंक 100 में कि मान लीजिए सर आपके पास 14 सब्जेक्ट हैं टोटल, 14 दिन का सर्कल बनाए तो डेली एक सब्जेक्ट रिवाइज करें सर आप। डेली एक सब्जेक्ट तो सर 2 हफ्ते में आपका एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा सर। तो सर बस उसी क्वेश्चन पे आपको हाईलाइट होना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, पूरा सिलेबस हम लोग को नहीं लेके चलना है। जो सर एग्जाम में पूछता है वही कोचिंग में पढ़ाया जाता है। उसमें पहले बार में तो 81 नंबर में, उसके जस्ट 1 महीने बाद NP सैल रावत भाटा का आया। सर उसको दिया, उसके में भी सर रिटन क्वालिफाइड है मेरा। उसके क्वेश्चन पूछते गए 20 या 30 क्वेश्चन, लगभग 40 से 45 मिनट कंटिन्यूअस इंटरव्यू चला मेरा। मतलब उसमें हम कहीं फंसे नहीं, जितना मतलब नरौरा का दिया उसमें सर रिटन क्वालिफाइड था मेरा। तो सर ऑफलाइन कोचिंग बेहतर होती है ऑनलाइन की अपेक्षा, क्योंकि सर ऑफलाइन में जाते हैं तो सर टीचर से इंटरेक्शन होता है, उनसे कुछ पूछते हैं कि बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसका कम नंबर आए तो उसको प्रेशर ना दें, बच्चे को उसको पढ़ने दें और उसे विश्वास करें। आप एक सीट के लिए हिम्मत बनाए रखना। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिसका सिलेक्शन हुआ है, जो एक आपके लिए इंस्पिरेशन की तरह काम आएगा। कहते हैं लोग कि इलाहाबाद की धरती पे आने के बाद कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। किसी कुमार विश्वास ने भी एक बड़ी अच्छी सी बात कही है, ऐ दिल बर्बाद करके क्यों इसमें आबाद रहते हो, कोई कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। तो आइए मिलते हैं दीपक जी से, जो कि NPCIL साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं। पहले तो सर आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप लोगों ने सर हमको बुलाया। जी शुक्रिया। और सर मैं एक्सीलेंट विजन और पूरे परिवार को सर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर मैं यमुना जी को और गंगा जी को प्रणाम करता हूँ। सर मेरा नाम दीपक मौर्य है। मैं महाराजगंज जिले का निवासी हूँ। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव के बगल में टाउन थी, उसी के बगल में अलमाटी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज में हुई है। जी। सर इंटरमीडिएट करने के बाद सर मेरी इच्छा थी कि सर मैं IITs में जाऊँ, IIT से BTech करूँ, MTech करूँ। सर लेकिन सर उसमें सर कुछ सिचुएशन सर अपने फेवर में नहीं थी, इसी वजह से सर थोड़ा डायरेक्शन चेंज करना पड़ा सर हमको। सर तो मेरे बड़े भैया थे सर, तो उन्होंने डिप्लोमा होता था, तो इंटर के बाद तो सर डायरेक्ट लेटर एंट्री की होता है जी। तो सर उन्होंने फॉर्म भरा। तो सर उस समय हमको ये भी नहीं पता था सर किस ट्रेड से भरें या क्या करें, कुछ भी सर पता नहीं था। तो भैया ने फॉर्म भरा इलेक्ट्रिकल से मेरा। तो सर जब उसका एंट्रेंस देने का फॉर्म आया तो तैयारी करना, तो सर वो बुक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेके आए। तो सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक लेके इलेक्ट्रिकल की तैयारी किया। तो सर उतना अच्छा हो नहीं पाया, तो इसीलिए सर उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाए। तो सर जिस कॉलेज में मेरा एंट्रेंस का अलॉट हुआ वो कॉलेज भी बना ही नहीं था। अच्छा। तो सर मैं 6 महीने किसी और कॉलेज में पढ़ा। उसके बाद जब कॉलेज में तो सर 2018 में मैं इंटर पास आउट हुआ। 2018 से 2020 तक मेरी डिप्लोमा होनी थी। तो सर 2018 में जब पढ़ने गया तो सर वहाँ पे टीचर ही नहीं थे, नए कॉलेज बने थे। डिप्लोमा कॉलेज बने थे सर। तो सर वहाँ पे जब गए सर तो कोई टीचर ही नहीं था। तो सर अपने से पढ़ना था, कोई मतलब कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होना है, मेरी फ्यूचर क्या होनी है। कुछ तो बस यूट्यूब पे देख के सर किसी तरह मतलब सेमेस्टर की तैयारी हो जाती थी। सेमेस्टर पास करने मतलब यही वहाँ लक्ष्य था कि सेमेस्टर पास करना है हमको, आगे कुछ नहीं था कि हमको JEE का फॉर्म भरना है, क्या करना सर कुछ भी नहीं पता था। इसी तरह सर 2 साल बीत गए, सेमेस्टर पास गए, अच्छा नंबर भी आया, 80% लगभग मार्क आए। लेकिन सर उसके बाद कुछ नहीं पता था क्या होना है मेरा। फिर सर घर वालों ने कहा तुम चलो डिप्लोमा कर लिए, और डिप्लोमा पे उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती प्राइवेट में, और BTech कर लो तुम। तो सर मैंने फिर आया सर इलाहाबाद आ गए सर हम। सर कंडीशन उस समय सर ऐसी नहीं थी कि सर हम कोचिंग का सर फीस जमा कर पाएँ। फिर सर हमने बात किया तो सर कोचिंग जो टीचर थे बोले कि कई इंस्टॉलमेंट में जमा कर देना फीस। तो फिर मैं 3-4 महीने तक इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करता रहा। तो आपका सिलेबस पूरा वाइंड अप हो गया? जी सर, पूरा सिलेबस वाइंड अप होने के बाद आपने कौन से एग्जाम पहले अटेम्प्ट किए सर? और आपको उसका कैसा अनुभव रहा कि मतलब पहले एग्जाम, जैसे जब बच्चा पहली बार एग्जाम देता है तो उसको एक नया फील होता है कि यार इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं और इस एग्जाम में मैं कहाँ टिकूंगा,
तो क्या आपको ऐसा भी कभी फील हुआ, और पहला एग्जाम आपका कौन सा था? जी सर, जब मैं सर डिप्लोमा पास आउट हुआ सर, आया इलाहाबाद में, तो सर उस समय SSC JEE की फॉर्म निकली थी। SSC JEE आपका पहला एग्जाम? SSC JEE सर, SSC JEE का एग्जाम। तो कभी कभार क्या होता है ना, बच्चा बिना सिलेबस देखे चला गया, क्या आपने भी ऐसा किया था? जी सर, मैंने भी ऐसा किया था सर। उसमें कुछ पता नहीं चल सिलेबस का कि कितना नॉन टेक आएगा, कितना टेक्निकल आएगा, कितने रीजनिंग, कितने मैथ, सर कुछ भी नहीं पता था। पर फॉर्म भर दिया था, एग्जाम देने चला गया सर। डायरेक्ट एग्जाम में पहुंच जी गए सर, कि चलो अब रण में उतर ही जाते हैं, फेंक जहाँ तक भाला जाए, जी सर, है ना? हाँ, तो ठीक है, आपने भी भाला फेंक दिया। जी सर। फिर क्या हुआ सर? फिर एग्जाम देने गए तो सर वहाँ जब गए तो सर कुछ समझ में नहीं आता था सर, कैसे कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा नहीं सही है सर। कुछ पढ़े ही नहीं डिप्लोमा में सर। वो तो सर बस सेमेस्टर पास करने के लिए पढ़े थे, पढ़ लिया सर। फिर जब सर मार्क आए उसके 30 नंबर सर आए SSC JEE में। तो मतलब 30 नंबर आपने देखा कि पहली बार में एग्जाम दिया बिना किसी प्रिपरेशन के 30 नंबर आया। तो उसमें क्या एनालाइज किया आप 30 नंबर में? कुछ एनालिसिस मिला आपको? जब 30 नंबर आया बिना प्रिपरेशन के, तो सर प्रिपरेशन करके दूंगा सर तो इसका कई गुना नंबर आएगा मेरा। मतलब 4 गुना मल्टीप्लाई कर दिया, 120 नंबर। तो ऐसा बन रहा है कि अगर मैं अपना 100% देता तो शायद 120 नंबर ये होता। यानी आपको एक गलती का एहसास हुआ कि 120 नंबर मेरे को पढ़ के देना चाहिए था। ठीक है, तो आपने एनालिसिस किया, इसका मतलब है कि आपने कहीं एग्जाम देके कुछ एनालाइज किया। जी सर। मतलब जो आपने पैसे लगाए, जो आपने ट्रेवल किया, जो आपने फॉर्म डाला, उसमें एक आपको बात समझ में आई कि आपको भैया पढ़ के पेपर देना चाहिए था, तो ये नंबर 3 गुना 4 गुना बढ़ सकता था। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा पेपर जब आप देने गए तो? दूसरा पेपर सर आया था PGCIL का। PGCIL? जी सर। उसको मैंने सर फॉर्म भरा तो उसमें सर 50 नंबर आए थे मेरे। 50 नंबर? जी सर। अच्छा, तो 170 में आपने 50 नंबर आए। तो हम सोचे सर SSC JEE से कुछ तो इम्प्रूव हुआ, 10-20 नंबर इम्प्रूव हुआ। अच्छा, मतलब 30 + 20? जी सर, 50 नंबर हो गए सर। फिर सर थोड़ा हिम्मत आया अंदर, तो वो पढ़े तो सर उस समय क्या था, सिलेबस पूरा नहीं था मेरा। तो सिलेबस तो फिर मैंने सर और बुक्स से हेल्प लेके, पार्टनर के नोट्स लेके, क्योंकि सर पार्टनर मेरे लगातार पढ़े थे, उनका नोट्स पूरा था, तो उनके नोट्स लेके मैं सर 6 महीना पूरा अपना सिलेबस पूरा किया। उसमें सर कोई एग्जाम नहीं दिया मैं। यानी इसका मतलब आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट था, तो 30 नंबर आपको आ रहे थे, और वो भी अटेंडम आपने अटेम्प्ट किया था। तो अब आप सिलेबस पूरा वाइंड अप करने पे लगे। आपको एक बात समझ में आई कि मेरे को सिलेबस पहले कंप्लीट करना चाहिए, और उसके बाद क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना चाहिए, और उसके बाद फिर भाला फेंकना चाहिए, है ना? चलो ठीक है। फिर तो सर मैंने 6 महीने तक पूरा सिलेबस पूरा किया, कुछ नहीं किया, ना एग्जाम दिया, ना मॉक टेस्ट दिया, कुछ नहीं सर। पहले सर सिलेबस देके सर सिलेबस पूरा किया अपना, नोट्स में लिखा उसको। जब सर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद सर मैंने मॉक टेस्ट देना चालू किया। किसी सीनियर ने बताया कि मॉक टेस्ट दो, उसको लगाओ, उसमें जो गलती हो उसको नोट्स में लिखो तुम, तब तुम्हारा सुधार होगा, ऐसे नहीं होगा। तो फिर धीरे धीरे आपका ये सुधार आने लगा। जी सर। ठीक ठीक। फिर सर यानी प्रिपरेशन की पहला स्टेज जो होना चाहिए वो आपका सिलेबस वाइंड अप होना चाहिए। सिलेबस बहुत सर इंपॉर्टेंट है, सिलेबस पूरा होना सर, क्योंकि ये आपके प्रोसेस को रिड्यूस करता है। जितना आपका प्रोसेस है, आप बार बार एग्जाम दे रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो, आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके प्रेशर को, आपके एग्जाम को, आपको क्वेश्चन हैंडलिंग को क्या करता है, रिड्यूस करता है सर। ठीक है, तो टेस्ट में आप बताइए, टेस्ट कैसा आप देना चाह रहे थे? मतलब टेस्ट जब आपने देना शुरू किया तो उसमें आपको क्या एक्सपीरियंस मिला? सर टेस्ट देता था सर, तो केवल हमको सर टेक्निकल देने का मन करता था, तो नॉन टेक में सर उतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा, क्योंकि सर जब एग्जाम में बैठते थे तो सर नॉन टेक बिना तो सर हो नहीं पाएगा सिलेक्शन। तो फिर मैंने सर नॉन टेक भी काम करना चालू किया। नॉन टेक सर 2 महीना 3 महीना लगातार पढ़ा नॉन टेक, तो सर फिर टेस्ट में सर अच्छा नंबर आने शुरू हो गए, मतलब रैंक 100 में आने लगा नाम। जी सर। तो फिर सर ऐसे करते तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई आपको लगता है कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो क्या इस फेवरेट सब्जेक्ट से आपको सिलेक्शन हो जाता है क्या? नहीं सर, अब तो सर पहले तो होता था, लेकिन अब तो सर पूरा सब्जेक्ट पढ़ना होगा आपको, यूटिलाइजेशन से लेके मशीन तक, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सब पढ़ना। मतलब आप कोई भी चीज छोड़ के नहीं जा सकते हैं सर। पहले के समय में ऐसा होता था कि 4 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट ऐसा पढ़ लिए और कहे कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये अब पॉसिबल नहीं। मतलब आपको सारे सब्जेक्ट को वाइंड अप करना हो, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक हो, आपको थ्रू आउट द सिलेबस जाना होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अपने जूनियर्स को एक बार गाइड करिए। ये बताइए कि रिवीजन कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारा क्यूरीज आता है कि सर रिवाइज कैसे किया जाए, हमें रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपके पास भी 24 घंटा है, इन लोगों के पास भी 24 घंटा है, तो इनको आप क्या बताना चाहेंगे कि मैं कैसे रिवाइज किया जाए? सर रिवीजन का सर सबसे अच्छा मेथड है कि मान लीजिए सर आपके पास 14 सब्जेक्ट हैं टोटल, नॉन टेक टेक मिला के, तो सर सब सब्जेक्ट का सर एक सर्कल बनाया जाए। एक सर्कल बना, जैसे मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट हो गया, यूटिलाइजेशन, डिजिटल, तो सर 14 दिन का सर्कल बनाए, तो डेली एक सब्जेक्ट रिवाइज करें सर आप। डेली एक सब्जेक्ट को सर 2 हफ्ते में आपका एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा सर।
क्योंकि अभी जो नए नए हैं ना वो कहते हैं डेली एक दिन में एक सब्जेक्ट कैसे रिवाइज किया जाए, तो ये चीजें आपको धीरे धीरे सीखने को मिल पहले तो जाएगी। नहीं होगा, लेकिन सब जब एग्जाम देंगे तो सर आपका क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा, कौन से क्वेश्चन आ रहे, तो सर बस उसी क्वेश्चन पे आपको हाईलाइट होना है, ओके, सारी चीज नहीं देखने हैं। ओके जी सर, मतलब रिवीजन करने का एक टेक्निक है कि आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद कुछ चीजें आपको हाईलाइटेड मिलेंगी, उसको बार बार आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। की पॉइंट है, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा आप लोग, अपने प्रिपरेशन में जरूर उतारिएगा। अगर मान लीजिए आप किसी एग्जाम्स में जाते हैं, जैसे आपने कहा कि सर मैं सबसे पहले SSC JEE में गया, फिर मैं PGCIL का पेपर दिया, तो ये दोनों एग्जाम का नेचर अलग अलग था, डिफरेंट एग्जाम था, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग और आपके पास एक दूसरा पोर्शन आ जाता है GK GS, नहीं PGCIL की बात छोड़ दूं तो SSC JEE में आपके पास रीजनिंग, GK GS और प्लस टेक्निकल, तो ये 3 पोर्शन में अगर मैं SSC, और जबकि आप PGCIL में बात करेंगे तो आपके पास इंग्लिश आ जाएगा, एक इंग्लिश का पोर्शन एक्स्ट्रा हो जाता, तो ये सारी चीजों को आप नॉन टेक को हैंडल कैसे करते थे? एक बड़ा सा इन लोग का क्वेश्चन रहता है सर। नॉन टेक को सर हैंडल करने के लिए तो सर उसका अलग से तैयारी करनी पड़ेगी आपको, पहले मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, मतलब इंग्लिश के लिए भी। जी सर, और सर इंग्लिश उतने 10 नंबर की आती है, उसमें तो चाहे आप मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के 5 से 6 नंबर सर गेन कर सकते हैं। मतलब आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि किस चीज में मेरा अगर नहीं गेन कर पाने तो एक मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, ताकि मैं कंपटीशन में बना रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कर सकते कि इंग्लिश ही छोड़ दें। और उसका मेरे को लगता है सबसे बेहतर तरीका क्या है कि PYQs आप PSUs को लगा लीजिए या रट लीजिए, कुछ जैसे सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया। पूरा इंग्लिश पढ़ने बैठेंगे तो सर बहुत टाइम लगेगा, तो उसके सर टेक्निकल छूट जाएगा, फिर और सब्जेक्ट छूट जाएंगे आपके। प्रिपरेशन के दौरान एक बात बताइए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या भागीदारी रहता है, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या रोल प्ले करता है? सर जो कॉलेज सर और कोचिंग में ये डिफरेंस है सर, कोचिंग में सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, पूरा सिलेबस हम लोग को नहीं लेके चलना है, जो सर एग्जाम में पूछता है वही कोचिंग में पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो सर जो भी कोचिंग में सर जो नोट्स लिखवाएं आप उसी पर भरोसा करिए, आप किसी का XYZ किसी का पढ़िए, लेकिन जहाँ पढ़िए एक जगह पढ़िए। एक जगह सर कई जगह पढ़ने से क्या होता है सर, उनका पढ़े फिर उनका अलग स्टडी है पढ़ाने का, दूसरे का अलग है, तो सर एक जगह विश्वास करिए आप। और सर मैंने केवल इसी एक्सीलेंट विजन का नोट्स पढ़ा, उसके अलावा सर मैं कहीं यूट्यूब पे ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं कुछ कंटेंट नहीं देखा। मतलब एक्सीलेंट विजन का नोट ही बेहतरीन हो सकता है किसी भी सिलेक्शन के लिए, किसी भी एग्जाम। जी सर, अब एग्जाम दिए सर, उसमें एक सीट थी, तो उसमें एक्सीलेंट का बच्चा ही निकला। सोचिए। हाँ। तो सर एक चीज नोट्स पढ़ने का वही तरीका है कि मतलब एक ही जगह से पढ़ें आप। अब हम लोग तो ये पूरी जर्नी की बात कर रहे हैं, ये जर्नी की हो गई हमारी। जब आपका एग्जाम निकलना शुरू हुआ तो आप जरा बताइए कि आपके कौन कौन से एक साथ एग्जाम निकले? सर मैंने 2024 की शुरुआत से सर पहले मैंने उसका NCL का एग्जाम दिया, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड का। तो सर उसमें एग्जाम दिया, तो सर घर पे शादी थी तो उसमें थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो सर उसमें पहले बार में तो 81 नंबर में आए, 81 मार्क्स, तो उसमें मेरा हो गया। फिर से सर आंसर रिवाइज कर दिया वो। अच्छा। सर कट ऑफ चली गई 82, उसमें सर छट गया मैं। ओके। तो सर वहाँ से कुछ उम्मीद जगी कि हाँ अब तो एक नंबर छट रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है मेरा। फिर मैंने सर मेट्रो का एग्जाम आया, LMRC का, यस सर। तो फिर सर उसको दिया, तो सर वो भी रिटन क्लियर हो गया। CTO दिया, CTO भी सूटेबल है मेरा, तो सर उसमें मेरिट में छट गए फिर 1-2 नंबर से। फिर सर उसके जस्ट 1 महीने बाद NPCL रावत भाटा का आया, सर उसको दिया, उसमें भी सर रिटन क्वालिफाइड है मेरा। उसका सर इंटरव्यू था, फिर इंटरव्यू मैंने दिया सर, फिर आके कुछ कोचिंग में सर प्रिपरेशन किया, कुछ टीचरों का गाइड मिला। अभी हम लोग इंटरव्यू पे बात करेंगे, लेकिन एक किक पॉइंट इन्हें मिला, और वो किक पॉइंट था आपके पास NCL का पेपर, जिनको इन्हें भरोसा दिला दिया कि भैया अब मेरी मेहनत धीरे धीरे सफल हो रही है, हम भी कुछ कर सकते हैं सर, जा रहे हैं। ठीक है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेन एम यही है कि आपके पास एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको जितना नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है उतना पढ़िए, मोर देन सफिशिएंट है। हम लोग खुद ही कहते हैं कि आपके पास ये मोर देन सफिशिएंट है, आपको इतना एक्स्ट्रा बता ही दिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे जरा सा इंटरव्यू के बारे में कि क्या इंटरव्यू के लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस में जो आपको दिया गया, वो एक्स्ट्रा गाइडेंस आपका कैसा यूजफुल रहा इंटरव्यू के दौरान? यही थोड़ा सर रिटर्न में इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, सिलेबस वही है, बस बताने का तरीका सर थोड़ा अलग होना चाहिए आपको वहाँ पे। मतलब वहाँ जो इंटरव्यू जो लेने बैठे हैं पैनल, उनको समझ में आना चाहिए आपकी बातों को, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो चीज वो समझ लें अच्छे से, आपको नॉलेज है। मेरे को लगता है वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव भी होते हैं कि अगर आप बोल रहे हैं, आप बात कर
कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको चुप होकर बैठना है। अगर आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अभी आपके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो भी आपको खुद ही ले जाना चाहते हैं कि उस आंसर तक। तो मेरे को लगता है वो एक बार जज कर ही लिए होते हैं कि भाई ये लड़का जो है, ये लोग जो आए हुए हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, तो हमें बस इतना जानना है क्या इनके पास एबिलिटी है, क्या किसी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, बस ये पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं। तो इस हिसाब से तो आप बताइए क्या आपसे क्वेश्चन वगैरह हुआ, क्या प्रश्न? सर वहाँ पे मैंने वहाँ पे इंटरव्यू में गया तो सर पहले बहुत डर लगा हमको। पहले तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद सर हमको पानी पिलाएं और अंदर पैनल में भेज दिए सर। मैं सर उनको ग्रीटिंग किया, फिर बैठा, फिर उन्होंने पूछा मतलब कहाँ से आए हो और क्यों NPCL में आना चाहते हो। तो सर मैंने बताया कि सर कोर सेक्टर है और सारे कोर सेक्टर में आना ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है। तो सर वहाँ पे बैठाएं हमको, तो फिर क्वेश्चन पूछना चालू कर दिए सर। पहले ही सर 3 फेज इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन चालू हो गया सर। तो पूछ रहे हैं कि हमसे कि जब 3 फेज ट्रांसफार्मर रहती है या 3 फेज इंडक्शन मोटर रहती है, तो 3 फेज सप्लाई जब ट्रांसफार्मर में देते हैं वो नहीं चलती है। तो और 3 फेज ट्रांसफार्मर इंडक्शन मोटर में सप्लाई देते हैं 3 फेज, तो चलने लगती है। क्यों नहीं चलती है ट्रांसफार्मर? तो सर मैंने बताया कि जो 3 फेज ट्रांसफार्मर में होती है उसमें सर कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है, तो उसमें सर रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस होता है। और सर 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेटिंग प्रोड्यूस हो जाता है। तो सर उन्होंने सर काफ़ी खुश हुए उन लोग। तो फिर मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछते गए, 20 या 30 क्वेश्चन, लगभग 40 से 45 मिनट कॉन्टिन्यूअस इंटरव्यू चला मेरा। मतलब उसमें हम कहीं फंसे नहीं, जितना मतलब नोट्स में था, नोट्स से पूछ रहे थे, बाहर से सर कुछ नहीं आया मेरा। तो सर वहाँ पे हुआ, फिर कह रहे ठीक है बेटा जाओ। तो वहाँ तो आपने इंटरव्यू दिया, आपने क्वेश्चंस का आंसर किया, 45 मिनट आपका इंटरव्यू चला। अब जरा ये बताइए उसके रिजल्ट का क्या रहा? सर रिजल्ट तो सर उसके 2 दिन बाद आए सर, लेकिन सर उसमें मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ सर। उससे जो कट ऑफ गई 81 गई थी, और सर मेरे नंबर सर 80.25 थे। तो सर 0.75 की वजह से मेरा सिलेक्शन सर नहीं हुआ, वेटिंग में आ गया। तो सर फिर उसके 15 दिन बाद ही मेरा NPCL नरौरा का एग्ज़ाम लग गया। तो मैं सर एग्ज़ाम नरौरा का दिया, उसमें सर रिटन क्वालिफाइड था मेरा। तो उसके बाद सर गया, फिर वहाँ से आया सर, वहाँ से हमको मच्छर काट लिया, डेंगू हो गया। फिर मैं सर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद जब हॉस्पिटल में भर्ती था तो सर मेरे इंटरव्यू की डेट आ गई नरौरा की। फिर मैंने सर किसी तरह डॉक्टर से कंसल्ट करके वहाँ से निकला हॉस्पिटल से। फिर मैंने सर अलीगढ़ गया इंटरव्यू देने। सर वहाँ गए तो सर इतने बच्चे, मतलब एक सीट के लिए 19 बच्चे आए थे। तो सर बहुत अंदर से डर लग रहा था, क्या होगा, उसमें छट गए, इसमें ना छटें। तो सर फिर मैंने फाइनली वहाँ इंटरव्यू दिया और सर 2 दिन बाद रिजल्ट आया, उसमें फाइनली सिलेक्शन मेरा हो गया। जनरली लोग प्रेफर करते हैं, कहते हैं कि किस मोड को पढ़ा जाए। एक जनरली क्वेश्चन ये आता है कि किस मोड को पढ़ा जाए, क्या ऑनलाइन को प्रेफर किया जाए या ऑफलाइन को प्रेफर किया जाए? आपका क्या विचार है कि किसको ज़्यादा प्रेफर किया जाए, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मोड में? सर जहाँ तक सर मेरा मानना है कि सर ऑफलाइन कोचिंग बेहतर होती है ऑनलाइन के अपेक्षा। क्योंकि सर ऑफलाइन में जाते हैं तो सर टीचर से इंटरेक्शन होता है, उनसे कुछ पूछते हैं। ऑनलाइन में सर उतनी सुविधाएँ हमको नहीं मिल पाती हैं सर। तो मेरा मानना है कि सर ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा बेहतर है सर। तो आपकी इस पूरी जर्नी में आप अपने छोटे भाई बहन, अपने जूनियर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं इस अपनी जर्नी में, संघर्ष की जर्नी में सर जूनियर के साथ साथ उनके जो अभिभावक देख रहे हैं, मैं उनको भी कुछ कहना चाहता हूँ कि बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, उसका कम नंबर आए तो उसको प्रेशर ना दें, बच्चे को उसको पढ़ने दें और उसे विश्वास करें आप। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही गई है कि भैया अभिभावक लोगों से भी ये निवेदन है कि सबसे पहले आप अपने बच्चे पर ट्रस्ट करिए, और बच्चों लोगों से भी ये निवेदन है कि अभिभावक के विश्वास को ना तोड़ें, खरे उतरें उन पे खरे उतरें, क्योंकि आपकी वजह से वो हैं और उनकी वजह से आप हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों लोग को एक दूसरे पे खरे उतरना चाहिए। और एक मैं अच्छी सी बात इनसे मैं सीखा और आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैनिफेस्टेशन सही डायरेक्शन में करना इम्पॉर्टेंट है। अभी अगर आप इंटरव्यू देख रहे होंगे तो कई लोगों को देख के लगता है कि अच्छा एक नए ख्याली पुलाव बनाएंगे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। यहाँ पे देख के लगता है कि बड़ा आसान होती हैं चीज़ें, लेकिन हाँ, इसको करने में, इसको सुनने में आसानी आपको लगती है, लेकिन करने में कठिनाई होती है। तो डेफिनेटली आप कार्य करना शुरू करिए, जितना आप बेहतर कार्य करेंगे उतना आप बेहतर होते जाएंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने कॉन्टिन्यूअस अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन रखा, 30 नंबर आया तब पर भी, 82 नंबर आया तब पर भी, और यहाँ तक कि जब आप फेल हुए NPCL में, फिर उसके बाद दूसरा आया तो भी आपने दम नहीं तोड़ा। आपने कहा कि भैया चलो मलेरिया गया, और पहले इंपॉर्टेंट क्या है, पहले इंपॉर्टेंट एग्जाम, एक सीट थी, लेकिन सर एक सीट के लिए
हिम्मत बनाए रखना, हिम्मत बनाए रखना, मैनिफेस्टेशन करना और उस पे एक्शन करना, जी ये सर। दोनों इम्पोर्टेंट है। और सर मेरे इस जर्नी में सर मेरे मित्रगण हैं कुछ। हाँ, एक बड़ी अच्छी सी बात है, इनकी कहानी सुनने पे इन्होंने कुछ मेरे को बताया कि सर मेरे कुछ ऐसे मित्रगण थे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जी सर। उन्होंने आपको 6 महीने तक इस संघर्ष के दौर में आपका बहुत साथ दिए जी थे। सर। तो पहले तो मैं चाहूँगा इस समय ऐसे मित्र का पाना, मतलब आप समझिए कि आप उस कृष्ण और सुदामा की बात कर जी रहे हैं। सर। पहले आप उन लोगों का नाम लीजिए, मैं जरूर चाहूँगा उन लोगों का नाम लीजिए, और मैं तहे दिल से उन लोग को शुक्रिया करता हूँ। पहले तो आप उन लोग का नाम लीजिए। सर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ हाँ। तो सर मैंने उस समय घर पे नहीं बताया। हाँ। मेरे मित्रगण थे, हमको हॉस्पिटल में भर्ती करवाएं। उनका जैसे मेरे मंजीश भैया हुए, हाँ। मंटू सर हुए मेरे, हाँ। विवेक भैया हुए, हाँ। अंकुश भैया मेरे हुए। अच्छा। अंकुश भैया काफी क्लोजली रहे हैं, मेरे गाँव के हैं। हाँ। तो सर इन्होंने मेरे बहुत हेल्प किया सर। 6 हाँ। महीने तक हमको सर बिस्तर पे बैठा के इन्होंने हाँ। खाना खिलाया, हाँ। मेरा बर्तन धोला, हमको सर कुर्सी पे बैठा के नहलाया। हाँ। तो मैं चलने योग्य नहीं था उस समय, काफ़ी सर हेल्प किया। तो सर उसमें कुछ दिनों सर पीछे चले गए। फिर उन्होंने हमको हौसला दिया कि तैयारी करिए, आपका होगा होगा होगा। तो सर मित्र सर काफ़ी हेल्प किए मेरी जर्नी में सर। तो भैया मित्र भी ऐसा बनाइए जी सर, जो आपके साथ हर वक्त खड़ा हो और आप भी उसके साथ हर वक्त खड़े होइए, क्योंकि ये म्यूचुअल कनेक्शन होता है। ये म्यूचुअल कनेक्शन होना इम्पोर्टेंट होता है। वो अलग बातें होती हैं कि आप बात करिए ना करिए, लेकिन जब भी मिलिए तो ऐसा मिलिए कि भैया पहली बार की तरह मिल रहे हैं और हाँ बताओ तुम्हें क्या जरूरत है ना। जी सर। स्ट्रगल स्टोरी। जी सर। तो आज से मैं इसका नाम बदलना चाहता हूँ। कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं होता है, ये सक्सेसफुल स्टोरी होती है, क्योंकि फेलियर इज अ पाथ ऑफ अ सक्सेस। कभी भी फेलियर को एक फेलियर की तरह ना लीजिए। फेलियर जो होता है एक पाथ होता है सक्सेस का, क्योंकि जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं किसी अन्य सेशंस के साथ, किसी अन्य इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जो भी क्वेश्चन रिलेवेंट लगता है कि आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए था सर, उन प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिर अगर कभी आपके पास इंटरव्यू ऐसे बच्चों का होता है तो उसमें वो प्रश्न जरूर रखा जाएगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।